हाँ तो हाउ मच मस्ट यू सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 10 years टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखो सीधी सी बात है इस फोर्थ क्वेश्चन में। आपका जो टोटल अमाउंट है जो आपको एक्यूमुलेट करना है वो है 2 लाख। ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपको मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 12% पर एनम पर कंपाउंडेड क्वार्टरली करने पे डिवाइड 4 कर दो, ये हो गया 3%। ठीक है। यानी आप इसको बोल सकते हो सिक्स जीरो पॉइंट परसेंट जीरो थ्री 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके सॉरी 6%। मैंने 12% ऊपर वाले क्वेश्चन का देख लिया। ठीक है। 6% का मतलब हो गया ये आपका 1.5 हो गया। ठीक है ना। 1.5% हो गया ये। सर और वन 4 से बाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप डिवाइड करोगे ना, क्योंकि ये अब ये जो 6% है ये आपका कंपाउंडेड एनुअली है। ओ सॉरी सॉरी, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिया। ये तो ऑलरेडी क्वार्टरली करके दिया हुआ है। 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब आपको पर क्वार्टर का नहीं करना है, ऑलरेडी क्वार्टरली करके दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया 0.06। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी जाएंगी ये बता सकते हो फोर्थ क्वेश्चन में? 40। यस। 10 साल तक देनी है, हर क्वार्टर के एंड में एक जाएगी, तो एक साल में 4 हो गई, तो एक साल में 4 का मतलब आपकी ये 40 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। अब एस इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट आर, फिर ब्रैकेट में यहां पर होता है 1 प्लस इंटरेस्ट टोटल पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आई। सर अब आपका एस। डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वार्टरली था ना। हाँ यहाँ पे ना देखो 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, अगर ये बोलते हैं यहाँ पे 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम पर एनम को डिवाइड 4 6 करके उसको फिर बनाएंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये तो ऑलरेडी 6% पर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है। देखो अगर लैंग्वेज ऐसे लिखी होती 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये पर एनम का इंटरेस्ट है जिसको हमें क्वार्टरली कंपाउंड करना है, तो आप यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करते। अब यहाँ लिखा हुआ है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ऑलरेडी ये आपको डिवाइड 4 से करके दिया हुआ है, आपको डिवाइड 4 नहीं करना है इसमें। ओके, तो मैंने यही गलती की थी, मैंने डिवाइड बाय 4 भी कर दिया था। अच्छा, तो मेरे को भी लगा डिवाइड 4 करना है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसको आगे कर लोगे या पूरा करें क्वेश्चन को, बताओ। आगे सर कर ले इसको। कर लूंगी। भी देखो आप लोग ना हर टॉपिक के 5 5 6 क्वेश्चन तो करो ना सब लोग, तभी तो फायदा देखो पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का भी। अगर हम 5 5 6 क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे किसी भी हालत में। हम सोच रहे हैं कुछ जादू सा हो जाता है, जादू कभी कुछ नहीं होता। क्या मैं आगे चलूं बच्चों, बताओ। यस। चलो जी फिर आगे चलते हैं। फिर आगे टॉपिक और कवर करते हैं, इसको कर लेना आप। ठीक है, ये आर आपको निकालना है, ये 2 लाख रुपए आपको चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.06 होल पावर, यहाँ 40 हो जाएगी, टोटल जाएंगी 40 इंस्टॉलमेंट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे वही आ जाएगा 0.06। फिर इसको वही एक्स मान लेना। वैसे तो देखो वैल्यू गिवन आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। आर डी शर्मा ने देखा सारी वैल्यू गिवन है इस तरह की। ये पावर 14 है, इसको एक्स मान लेना, लेकिन हम थोड़ी सी लॉग की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको करने में। फिर लॉग एक्स लेके दोनों साइड पे एक्स निकाल के फिर यहाँ पुट कर देना। तो हम आगे चलते हैं हम लोग। सर जो वैल्यूज दे रखी हैं आर डी शर्मा में, और अगर हाँ। लॉग टेबल से निकाले तो दोनों में वैल्यूज अलग अलग है। हाँ थोड़ी जो उसमें आर डी शर्मा में जो वैल्यू थी ना थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, डेसिमल के कुछ पार्ट पे फ्लक्चुएट करेंगी। लॉग टेबल से करोगे आपका थोड़ा सा आंसर मिसमैच होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। लॉग टेबल भेजा था दीपांशु ने व्हाट्सएप पे। यस। तो लॉ में आपका वो फोर्थ क्वेश्चन, ये तो फोर्थ हो गया है, ये वाला आप ना कर लेना। अभी देखो मिनिमम 6 क्वेश्चन तो करो ना। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ फिर आज। सिंकिंग फंड के बाद हम लोग कर लेते हैं परपेचुटी, कर लेते हैं, बड़ी आसान सी होती है ये भी। और थोड़ा सा बॉन्ड्स भी कर लेते हैं आज। एक मिनट रुको, मैं बुक ओपन कर दूं। पहले तो परपेचुटी समझ लेते हैं क्या होती है।
देखो जैसे एन्युटी होती है, उसमें एक सीक्वेंस जाता है इक्वल पेमेंट का एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस सीक्वेंस को एन्युटी बोलते हैं। जब हम इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। परपेचुटी क्या होती है, बेसिकली ये भी एक सीक्वेंस होता है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ, परपेचुटी इज फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब आप हर टर्म के एंड में पेमेंट दोगे, टर्म के एंड में। ऑर्डिनरी एन्युटी की स्पेशल फॉर्म होती है ये। बस इसमें ये है इन विच पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स, आर मेड फॉर एवर। इसमें आपकी पेमेंट जाती तो है एट द एंड ऑफ ईच टर्म, जाती है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन वो फॉर एवर होती है। तो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट फॉर एवर है, कंटिन्यू चलती चली जा रही है, तो आप उसकी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सोचो ना कि आप उसको फॉर एवर देने जा रहे हो, तो अमाउंट कैसे निकालोगे जब कभी बंदी नहीं होनी वो। तो अमाउंट इसके अंदर कभी कैलकुलेट नहीं होता। अमाउंट इज नॉट कैलकुलेटेड, मतलब कितना आपको लमसम मिलेगा कोई नहीं बता सकता। कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके बंद तो करोगे नहीं इंस्टॉलमेंट देनी, हमेशा देते ही रहोगे इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए कभी भी अमाउंट इसमें कैलकुलेट नहीं होता। हाउएवर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने अभी पैसा ले लिया और आप उसको अब इंस्टॉलमेंट में पे करोगे फॉर एवर। प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। सब प्रेजेंट वैल्यू रिपीट करना। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपने जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज करो आपने 2 लाख रुपए ले लिए, या किसी ने भी 2 लाख रुपए ले लिए कहीं से भी, किसी भी फाइनेंशियल कंसर्न से ले लिया, और आपने कहा मैं इस 2 लाख रुपए पे इंस्टॉलमेंट पे करता रहूंगा फॉर एवर, कभी बंद नहीं होगी, और मेरी इंस्टॉलमेंट होगी हर महीने की मान लीजिए 1,000 रुपए। ऐसी एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो हमेशा परपेचुटी में अगर आपकी फॉर एवर इंस्टॉलमेंट जा रही है, फॉर एवर यानी कभी ना बंद होने वाली इंस्टॉलमेंट, तो आपको उसमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू ही दी होगी। कभी भी अमाउंट उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी बंद तो होनी नहीं है, तो अमाउंट इकट्ठा कैसे होगा। तो ये वाली लाइन आपको नोट करनी है, अमाउंट कभी कैलकुलेट नहीं होगा परपेचुटी में, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। एंड प्रेजेंट वैल्यू लिख लो आप, P इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू को जनरली P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन तो ना कराओ ना, जरूरत नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर कॉमन 1 + 1/i। आर जैसे अभी उसमें था सिंकिंग फंड में, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आई सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर कॉमन 1 + 1/i, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है परपेचुइटी की। तो ये एक हम सिंपल, कभी भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी पहले, इनिशियली आपको कुछ पैसा लेना पड़ेगा, फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहोगे फॉर एवर। कभी बंद ना होने वाली इंस्टॉलमेंट जाएंगी, आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इनफाइनाइट, मतलब जब तक पर्सन की लाइफ होगी जब तक वो इंस्टॉलमेंट जाती रहेंगी। तो इसलिए अमाउंट तो कभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता इसमें, अमाउंट कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कभी बंद नहीं होंगी। तो इसलिए हमेशा इसमें प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट होगी, अभी जो प्रेजेंट में कितना पैसा लिया है। तो इससे फायदा क्या हुआ? कई जगह यूज होती है, जैसे सपोज करो किसी के रिलेशन में कोई बंदा रिटायर होता है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट उसको ऑफर करती है जी, आपका जो पूरा पीपीएफ प्रोविडेंट फंड मिला के है, वो सपोज करो आपका चलो 75 लाख कर लेते हैं। 75 लाख है, तो गवर्नमेंट उसको ऑफर करती है, आप या तो भाई ये वाला पैसा हमसे एक साथ ले लो, खत्म करो काम, ठीक है। या वो कह सकते हैं आप अभी ये वाला नहीं लेना चाहते हो, तो हम आपको ईयरली ईयरली मान लेते हैं, मैं ऐसी रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। ईयरली हम आपको 5 लाख देते रहेंगे या 2 लाख देते रहेंगे ईयरली। और कब तक, फॉर एवर। कई बार कंपनीज कहती हैं भाई आपको हम रिटायरमेंट दे रहे हैं फ्री में, मतलब रिटायरमेंट पहले ही दे रहे हैं, रिटायरमेंट मतलब प्रीपोन्ड कर दी है, और आपको हम इतना पैसा ऑफर कर देते हैं, आप इतना पैसा हमसे ले लो, और आपको या तो इतना पैसा लेके आप जॉब छोड़ दो, या फिर हम आपको पूरी जिंदगी इतने रुपए या पर एनम या पर मंथ आपको देते रहेंगे। तो ये आपकी परपेचुटी हो जाती है। ओके सर। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखो आप पहले इसका एक एग्जाम्पल लिखो, थोड़ा जल्दी से लिखना, बहुत छोटी सी कहानी है ये।
क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, आपको पहचानना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी, ये देखो ये भी लिखा हुआ आएगा परपेचुटी, और ऑफ रुपीज कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, मतलब 5,000 रुपए पेबल हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मनी इज 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, मतलब आप हर साल के एंड में अगर 5,000 रुपए देते हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, जबकि परपेचुटी का मतलब हो गया ये 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हर साल के एंड में जाएगी, फॉर एवर, बिना रुके चलती जाएगी। तो सिंपल, बिल्कुल आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर बस परपेचुटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर कॉमन, ब्रैकेट 1+1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 रुपए की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 5%, तो ये हो जाएगा 100/5। कैसे देखो, ये जो आई है ना, ये आई 5% है, यानी 5/100, तो वो 100 ऊपर चला गया यहाँ से, 5 नीचे रह गया, ताकि 5 से आसानी से कैंसिल हो जाए। तो ये आ गया आपका 5,000 मल्टीप्लाई 21, तो 1,05,000 रुपीज आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है, अगर 5,000 रुपए की परपेचुटी जाएगी तो 5% इनके इंटरेस्ट से। सर हो गया। तो उसमें टाइम पीरियड तो सॉरी बताया नहीं कब वो सॉरी, ये अमाउंट। मैंने, नहीं, टाइम तो नहीं पता देगा ना, टाइम तो इनफाइनाइट होगा। एक मिनट, इसको ना यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को चेंज करो, यहाँ पे लिखो, ये बाय मिस्टेक में लिख दिया, बिगनिंग ऑफ द ईच पीरियड है ये, बिगनिंग, ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब बिगनिंग में आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, बिगनिंग एट द ईच पीरियड, और बिगनिंग एट द एंड ऑफ पीरियड में आप ये लिखो। ये तो आपको यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू जब आपकी इंस्टॉलमेंट हर पीरियड के बिगनिंग में जाएगी, एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सिंपल आर अपॉन आई जब आपकी इंस्टॉलमेंट हर पीरियड के एंड में जाएगी, ये वाला तब यूज करेंगे। लिख लो यहाँ पे आप, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। और इस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लो, अब आप यहाँ पे एट द एंड की जगह एट द बिगनिंग कर लेना, क्वेश्चन में कट करके ना एंड को बिगनिंग कर लेना पर। तो इसमें ना कभी भी टाइम डिफाइन नहीं कर सकते आप, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तो इनफाइनाइट है ना, उसी को ड्राइव करके तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तब ये फॉर्मूला बनता है। फिर ये कब यूज करना है, जब एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड होगी इंस्टॉलमेंट, और ये कब पुट करना है आर अपॉन वाई, जब आपकी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होगी इंस्टॉलमेंट। क्लियर भाई, आगे चलें, क्वेश्चन दो, एक दो। यस। ओके, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। At 6% converted quarterly, at 6% per annum compounded quarterly, sorry, at 6% per annum compounded quarterly, find the present value, 6% per annum compounded quarterly, find the present value of a perpetuity of rupees, find the present value of a perpetuity of rupees 4,500 payable at the end of each quarter। ये जरा फटाफट से करके बताओ, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है।
इसमें एंड है, ध्यान से पढ़ लेना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर इसमें जो 6% है वो पूरे साल का या पर क्वार्टर का? नहीं, पर एनम है वो, आप उसको करोगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक सेकंड, माइक ऑफ करना है जरा। सर 3600 आ रहा है। 3600 आ रहा है? 3600 बस? ऐसे कैसे हो जाएगा? सोचो, हम हर साल हर क्वार्टर में 4500 रुपए दे रहे हैं। सर 30,000। यस, 30,000 भी कम लग रहा है। एक बार देखना जरा, एक मिनट आप। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। 3,45,100। क्या बात कर रहे हो? अच्छा देखो एक मिनट जरा, ये तो हो गया आपके 4500। आई कितना ही होगा आपका? 6/4%, यानी ये हो जाएगा 3/200। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, 3 इधर, 200 ऊपर। भाई आई का रेसिप्रोकल कर दो ना। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, 4500, 1500 बार। तो 15 टू जा 30, और 1 2 3 4, तो 3 लाख हुआ भाई ये तो। चेक करके बताओ। यस। सर एक कंपाउंडेड क्वार्टरली की मतलब क्या हुआ, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली? देखो 6% इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, लेकिन आप जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपको पर क्वार्टर पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आपने इस 6 को क्या किया, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है ना, पर एनम है ये। तो पर एनम इंटरेस्ट को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो पर एनम नहीं रहेगा, फिर वो कंपाउंडेड हो जाएगा, पर क्वार्टर हो जाएगा। मतलब वो पर एनम की जगह यहाँ पे वर्ड आ जाएगा पर क्वार्टर। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होता है, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट मान लो क्वार्टरली या हाफ ईयरली जा रही है, तो आप उस पर एनम को कन्वर्ट कर दो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली में जिस हिसाब से जा रही है। मंथली जा रही है तो मंथली कन्वर्ट कर दो। ओके सर। ठीक है, एक और करो, अभी तो सिंपल, अभी तो गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन लिख लिया करो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, यानी पी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑफ अ परपेचुइटी। और इसमें है ₹1200 पेएबल, ₹1200 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, वो ये सेम, पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। करना जरा इसको फटाफट से, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 8 लाख। एनीबॉडी एल्स? नहीं सर 80,000। 80,000। ओके, देख लो भाई, सब लोग सही माना जा रहा 80,000। सर 80,000। है। चलिए भाई, तो सबका मैच कर रहा है, मेरे पास इसका आंसर है भी नहीं वैसे। चलो एक और करो, उसमें एक चीज और बतानी है बस, परपेचुइटी में एक क्वेश्चन और लिखो। द प्रेजेंट वैल्यू, the present value of a perpetuity is
present value of a perpetuity is rupees 1,44,000. 1,44,000. Find the value of each installment. Find the value of each installment. मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख लो. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. और इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लो. जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ जानी है. जो इंस्टॉलमेंट पे हो रही है वो एट द एंड ऑफ ईच. दोबारा पूछो आस्था. सर एंड है बिगनिंग. एंड एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स. हर 6 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट जाएगी. ट्राई करो जल्दी से. तो 3,330. 3,330 मैच नहीं हो रहा भैया. 4,320. Yes, हाँ sir. ये मैच हो रहा है. एक बार चेक करो भाई. 4,320 आ रहा है. यस सर, मेरा भी यही यार. रेट ऑफ इंटरेस्ट को यस सर, आ डिवाइड गया आ गया आ गया. कैलकुलेशन. हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड 2 करना है, क्योंकि वो 6% पर एनम है और इंस्टॉलमेंट जा रही है हर 6 महीने के एंड में. डन. सबका हो गया. मैं करके दिखाऊं. सिंपल है. सर एक बार बता दो. सर हो गया. ओके देखो मैं बता देता हूँ. P इज इक्वल्स टू R अपॉन आई यूज करोगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1,44,000. इंस्टॉलमेंट तो आपको पता लगानी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कर लो उसको सेम एनुअली कर लो. 6% का 3% हो जाएगा. 3% परसेंट का 100 ऊपर ले जाएंगे हम. ठीक है. ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो आमने सामने. अब इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू 3 एकम 3 4 4320 आ गया. बस डन. Yes, यस सर. 2 और करवाता हूँ फिर आगे चलेंगे. एक सेकंड रुकना जरा, अपना गेट बंद करो. ओके क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट. हाउ मच मनी इज नीडेड टू how much money is needed to ensure a monthly pension, ensure a monthly pension of rupees sorry of rupees 80,000. At the beginning of each month forever. Forever से पता चला परपेचुटी है. ठीक है. और मनी जो है, मनी इज वर्थ money is worth 10.5%
पर एनम 10.5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ये वाला अपने आप ट्राई करो, आप देख लो इसमें क्या निकालना है। कितना पैसा की आवश्यकता होगी एक मंथली पेंशन इंश्योर करनी है, मंथली 80,000 रुपए हर मंथ के बिगिनिंग में, हमेशा के लिए, जबकि मनी जो है वो 10.5% पर एनम कंपाउंड मंथली कैलकुलेट होगा। बिगिनिंग है, एक बार यही पढ़ लेना ध्यान से। तो इसका आंसर तो पॉइंट्स में आ रहा है। पॉइंट्स में एक बार चेक करा दो मेरे को क्या आ रहा है। 694 राउंड ऑफ करके। 694 कैसे हो सकता है? हमें सोचो 80,000 रुपए हर महीने की बिगनिंग में, हर महीने के बिगनिंग में पेंशन बांधनी है। हम चाहते हैं हमें हर महीने 80,000 रुपए की बिगनिंग मिल जाए। तो तो सब हमें ये तो अब 80,000 हो गया ना। फी नहीं हुआ बेटा, ये देखो ना, मंथली पेंशन है, मंथली पेंशन समझ रहे हो, ये हर महीने इतना रुपया चाहिए एज ए पेंशन अमाउंट। ये ये तो हर महीने चाहिए, ये तो आ रहा है आपका। हाउ मच मनी इज नीडेड? तो अभी हम अगर मान लो हम कहते हैं हमें 80,000 की पेंशन नहीं चाहिए, हमें अभी पूरा पैसा एक साथ दे दो प्रेजेंट वैल्यू बना के, तो वो पूरा पैसा पूछ रहे हैं कि कितने पैसे की जरूरत होगी अगर हमें इतनी पेंशन हर महीने चाहिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बैठती है फिर? भाई सर एट गवर्नमेंट ने लाख फोर्टी थाउजेंड नहीं, काफी ज्यादा आ रही है उससे भी। देखो भाई, आपने एक तो पढ़ लिया, अभी बिगनिंग में है, तो आपने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू आर कॉमन 1+1/i। बिगनिंग में आपने ये लगा दिया। प्रेजेंट वैल्यू आपको मालूम करनी है, वो पता ही नहीं है आपको। आर आपका हो गया इसमें 80,000, ठीक है। 1+1/i, आई यहाँ पे जो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जरा। 10.5% पर एनम है, इसको डिवाइड 12 करो ताकि ये पर क्वार्टर बन जाए, और नीचे 100 भी कर दो, परसेंट हटा के, एक जीरो हटा के, ये और आ गया नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 105, और ये 12,000 चला जाएगा ऊपर। ये बताओ इतना क्लियर है क्या ये? सर जो यहाँ लिखा हुआ है कि मंथली पेंशन ऑफ 80,000, हम्म। तो यहाँ आर का मतलब तो ये ना कि हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा इसलिए कि 80,000 रुपीज हमें आए। नहीं, मेरी बात दोबारा सुनो आप। आपको मंथली पेंशन 80,000 रुपए की मान लो किसी पर्सन को मिलती है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में। गवर्नमेंट कहती है हम आपको 80,000 रुपए की हर मंथ के बिगनिंग में पेंशन देंगे, हमेशा देंगे जब तक आप जीवित रहोगे। 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो गया है, वो बंदा कहता है नहीं जी मुझे पेंशन मत दो, मुझे आप पूरा उस पेंशन का जितना प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो सारी दे दो, अभी मेरे को हर महीने की पेंशन नहीं चाहिए। तो ये वही वही क्वेश्चन है, हाउ मच मनी इज नीडेड, कितने पैसे की आवश्यकता होगी अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को 80,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो अभी उसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू बनती है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है। ये तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट आएगी, ये आपका आर है इसका मतलब। और जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो रहा है वो 10.5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली हो रहा है। आप सोचो ना, मंथली पेंशन का मतलब क्या? हर महीने, हर महीने जब आएगी तो इंस्टॉलमेंट ही तो हुई है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी हो गई कोई। नहीं सही में आया? तो थोड़ा समझ आया। दोबारा सुनो, 80,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, कब तक? फॉर एवर। अगर मैं ये लिख दूं तो आप बताओ, इतने लिखने के बाद पर मंथ फॉर एवर अगर आप 80,000 रुपए पे कर रहे हो या ले रहे हो, कुछ भी मान लो इंस्टॉलमेंट चल रही है 80,000 रुपए की, तो ये प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए? पहले ये बताओ, पहले ये बहुत क्लियर करना जरूरी है ना कि क्या चीज है ये। इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब कोई पर्सन रिटायर हो गए 60 ईयर्स की एज में, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 80,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन दिया करेंगे आपको, ठीक है, हर मंथ के बिगनिंग में आपके घर ये इंस्टॉलमेंट, ये पेंशन पहुंच जाया करेगी आपके अकाउंट में।
उस पर्सन को पैसे की जरूरत थी, उसने कहा कि मुझे 80,000 मत दो पर मंथ, मेरा जितना भी ये एक्यूमुलेट करके काम अमाउंट बनता है, जो आप मुझे आने वाले फ्यूचर में 80,000 रुपए पर मंथ दोगे, मुझे उसका एक साथ पूरा अमाउंट पे कर दो। तो फिर गवर्नमेंट हिसाब लगाएगी भी 10.5% से इनका पैसा एक्यूमुलेट होना था, अब वो सारा का सारा ये आज मांग रहे हैं, तो इनको आज हम कितना पैसा दें, सो दैट इनका वो 80,000 रुपए की जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही थी इनको, वो एक साथ मिलाकर इनको अभी दे दिया जाए। तो कितने पैसे की जरूरत होगी ताकि वो इंस्टॉलमेंट ये 80,000 रुपए की बन जाए? अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? सोचो ना, 80,000 तो पर मंथ जा रहा है, तो ये तो इंस्टॉलमेंट ही हो सकती है। अब रह गया पी, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मान लो कंफ्यूजन हो भी रहा है तो मालूम चल गया भाई जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो तो आर होती है। सॉल्व करें इसको अब आगे? यस सर। अब देखना इसको सॉल्व करें। तो 3 से मैंने इसको कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल हो गया ये 4,000, फिर और 5 से कैंसिल किया 7, 5 से कैंसिल हो गया ये 800। फिर थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 800, 807 अपॉन 7 आ गया। 807 को एक काम करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सर मैंने कर लिया कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 92,22,857। यही आ रहा है अभी बुक में आंसर भी, 9,222,857, यानी 92,22,857 उस 80,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू बनती है, उस जो पेमेंट जारी, जो पेंशन जानी है। मतलब वो गवर्नमेंट से 80,000 रुपए हर महीने ना मांग कर एक साथ लमसम अमाउंट मांग सकता है पर्सन, 92,22,857 रुपए। और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है। जब रिटायर होता है कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब से, तो गवर्नमेंट उससे पूछती है आप अपनी पेंशन बनवाना चाहेंगे, एक साथ लेना चाहेंगे सारा पैसा? तो कुछ लोग पेंशन बनवा लेते हैं, भाई हर महीने आता रहेगा, ठीक है। और कुछ लोग एक साथ ले लेते हैं और वहां पर उनका अकाउंट क्लोज कर देती है गवर्नमेंट से एक साथ देकर। गॉट इट? सर ये जब डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे ना? हाँ, डेसिमल वैल्यू के है। कम से कम 2 प्लेस तो ले ही लेना भाई, 2 प्लेस ले लेना, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो राउंड अप करके ना, मान लो लास्ट की एक आध डिजिट कोई मिसमैच भी होती है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर करेक्ट माना जाता है। अब एमसीक्यू तो है ही नहीं, सब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरा 100% मार्क्स दे देंगे। फिर ट्राई करो, अभी थोड़ा सा एक्सपेक्शन नहीं लग रहा मेरे को भी, फिर ट्राई करो। विनोद वॉन्ट्स टू रिटायर, या मिस्टर एक्स लिख लो, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से रिटायर होना चाहते हैं, एंड गेट होल्ड ऑफ, रुपीज 30,000 पर मंथ, full stop. He wants the money to go to the future generation. He wants the money to go to the future generation after his death. वो चाहता है उसका जो पैसा है उसकी मरने के बाद फ्यूचर जनरेशन में, तो उसकी आने वाली पीढ़ी को मिल जाए। He will earn interest, या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो सीधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली, 8% compounded annually. Full stop. What is the total amount he will need? What is the total amount he will need to achieve the perpetuity goal?
तो अब यहाँ पे परपेचुटी लिख दिया तो सेम आ जाएगा, परपेचुटी का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। सर एंड है या फिर बिगनिंग है? एक मिनट में फिर से पढ़ लेता हूँ। अगर नहीं लिखा होता है ना, मान लो इन केस अब नहीं लिखा होता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वो बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ ईच टर्म लेना है हमको, इन केस नहीं लिखा हुआ है तो। बाकी क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। बाकी क्वेश्चन में ना कहीं नहीं लिखा हुआ एंड या बिगनिंग है। क्या निकालोगे इसमें से तो 45 बताओ। लाख। कितना आ रहा है? 45 lakhs। 35 लाख। और किसी का कोई? सर 45। 45 लाख। ओके। भाई और कोई बताओ मेरे को जल्दी से। सर 45 लाख। पूरा 45 लाख आ रहा है? यस। ओके। भाई मेरे को बाकी लोग बता दो। ये 30,000 वैसे क्या चीज है, मतलब ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है या प्रेजेंट वैल्यू है? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, देखो एक्चुअल में जहां तक मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ, ये मिस्टर एक्स जो है ये अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहे हैं समय से पहले। इनकी मान लीजिए 30,000 गेट होल्ड। गेट होल्ड का मतलब है इनको 30,000 रुपए मिलते हैं सैलरी के। अब ये कहता है मैं रिटायरमेंट ले लूंगा अपनी नौकरी से, ठीक है। कंपनी कहती है आप ले लो रिटायरमेंट, ठीक है। आपको हम 30,000 जो महीना दे रहे थे वो नहीं देंगे, अब आपको हम आपको एक साथ आपका सारा पैसा दे देते हैं। ये 30,000 ये मान के चलना है कि वो जब तक जॉब करते हैं फॉर एवर। फॉर एवर मान के चलेंगे ना हम ये, कि जब तक भी वो जॉब करते हैं उनको 30,000 रुपए सैलरी आती रहती है। लेकिन अब वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो एक प्रेजेंट वैल्यू मांग रहे हैं कंपनी से कि आपको मुझे हर महीने नहीं देना पड़ेगा। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच मंथ के निकाली, तो पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पी आपको मालूम करना है। 30,000 आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई और आई आप लोग ले रहे हो 8%, यानी 8/100। तो किससे डिवाइड किया आपने इसको? चलो मान लो 4 से कर लेते हैं, या सर मेरा 3,75,000 आ रहा है। 8/4 नहीं करेंगे? तो मेरा भी 3,75,000। 3 लाख इसका, रुको मैं आंसर देखता हूँ। ये सॉरी 4 से किया तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, और 2 जीरो और लगा दो आप। सर लेकिन यहाँ तक कंपाउंड एनुअली दे रखा है, बट मंथली मंथली है ना, पे तुम पर मंथ कर रहे हैं तो 8/12 अच्छा अच्छा इंटू। अच्छा, हाँ करेक्ट करेक्ट। उसको तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो आपकी जो सैलरी आती है वो तो 30,000 पर महीना आती है। ठीक ठीक ठीक, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ये। तो 8/12 करना पड़ेगा इसमें। ये परसेंट में हो जाएगा तो ये 8/1200 हो जाएगा, करेक्ट। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यहीं पे, 4 से 2 और 4 से ये 300
और 2 से ये 300 कट के रह जाएगा 1/150। ठीक है, ये आई की वैल्यू हो गई। तो P इज इक्वल्स टू आर, आर यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 1/150। ठीक है, फिर तो पूरा पूरा यही आ गया। 45 3 जा 15 3 जा 45, और ये आ गए आपके 45 लाख। ठीक है, फिर तो ध्यान ही दिया मैंने कि ये पर एनम है और हमको पर मंथ का क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है? इसको मैं और नहीं करवा रहा हूँ, बस हो गया। इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लेना, बहुत कम चांस है, लेकिन कोर्स में है तो करना पड़ेगा भाई। सर हो गया। आगे चले। शेयर्स स्टॉक्स डिवेंचर्स दिए ना आपके कोर्स में? सर शेयर स्टॉक शेयर्स स्टॉक्स डिवेंचर्स कर लें पहले, बताओ, तो या ये शायद कर लें? ये तो शेयर्स इस टाइम के सिलेबस में कट चुका है। अच्छा, मैंने एक बार अ, भेजा था शायद यश ने सिलेबस, एक मिनट रुको। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं, वो भी आसान सा है। इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं देख लेता हूँ। वैल्यूएशन बॉन्ड्स है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल। तो बॉन्ड कर लेते हैं फिर, वैल्यूएशन बॉन्ड्स तो है ही आपके कोर्स में। बॉन्ड्स कर लेते हैं, थोड़ा समझाया तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे फिर। ऑलराइट, थोड़ा सा बॉन्ड समझाया था मैं आपको फिर, क्योंकि बॉन्ड्स तो है ही कोर्स में। ओके सर। बॉन्ड है, वैल्यूएशन है, टर्म डेटेड टू बॉन्ड्स हैं, कूपन रेट, मैच्योरिटी, तीन चार चीजें इसमें समझाया था मैं आपको क्या होती है। देखो, बॉन्ड बेसिकली एक ना, एक तरह का आप कह सकते हो टूल होता है। कोई इसको टूल कहता है, कोई इसको आइटम कहता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट में अपने अपने हिसाब से इसको बोला जाता है। बॉन्ड बेसिकली कंपनीज इशू करती हैं। और बॉन्ड क्या होता है, आपने जैसे कहीं किसी कंपनी पैसा लगाना है तो आप शेयर्स के थ्रू भी लगा सकते हो, स्टॉक्स के थ्रू भी लगा सकते हो, बॉन्ड्स के थ्रू भी लगा सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड बेसिकली, आप एक लाइन लिख लो पहले इसमें। बॉन्ड्स मैंने करीब हो गए 6-7 साल पहले पढ़ाया था। अब काफी चेंज हो गई टर्म्स, पहले वो अलग टर्म्स थी, अब अलग हो गया है काफी हद तक। कोई इसको इंस्ट्रूमेंट भी कहता है। तो बॉन्ड होता क्या है बेसिकली? इट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। It is a debt instrument that gives that gives a periodic flow of interest payments to investors. Payments to investors while repaying the principal sum. While repaying the principal sum on maturity date.
कोई सामान नहीं होता बेसिकली, बस एक एक पेपर होता है समझो, जिसके ऊपर बॉन्ड बनाया जाता है कि मैं आपसे इतने रुपए का बॉन्ड ले रहा हूँ, तो मैं आपकी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे इस पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट पे आप मुझे एक इंटरेस्ट पे करेंगे, जो मेरा एक पीरियोडिक फ्लो का मतलब हुआ, जो हर एक टर्म के एंड में या टर्म के बिगिनिंग में मुझे दिया जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, उसको एक बॉन्ड बना के देती है, एक बॉन्ड हो जाता है दोनों पार्टी और कंपनी के बीच में। पार्टी मतलब एक पर्सन, और कंपनी उसको अपना बॉन्ड अगर देती है तो पर्सन उस बॉन्ड को लेके कुछ पैसा दे देता है कंपनी को, जिससे कंपनी अपने उस पैसे को बिजनेस में यूज करती है, और कंपनी उसके बदले में उसको एक तरह से इंटरेस्ट देती है हर महीने का या हर क्वार्टर का या हर जो भी इंस्टॉलमेंट जाएगी मतलब। और जो बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है, जैसे अब बॉन्ड की मैच्योरिटी सपोज करो आपने 2 साल के लिए बॉन्ड लिया है कंपनी का, तो मैच्योरिटी क्या होगी, जब आपका एक तरह का ये टाइम पीरियड लिख लो आप, मैच्योरिटी मींस टाइम पीरियड अंटिल द प्रिंसिपल इज शेड्यूल्ड टू बी रीपेड। शेड्यूल्ड टू बी रीपेड। उसके बाद आप लिखो, जैसे शेयर्स होता है ना, काफी हद तक वही होता है, जैसे इसमें भी फेस वैल्यू होती है, फिर इसकी मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, एट विच द प्राइस एट विच, फेस वैल्यू मीन्स द प्राइस एट विच bond is sold to the investor, और ये फेस वैल्यू कंपनी निकालती है। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। तो कंपनी अगर अपना बॉन्ड निकाल रही है मान लीजिए 5,000 रुपीज का, तो 5,000 रुपीज उसकी फेस वैल्यू होती है। Could you please show the last screen, last page? हाँ श्योर। मैच्योरिटी वो टाइम पीरियड है कि कब आपका बॉन्ड मैच्योर होगा, मतलब कब आप अपना पैसे को वापस लोगे कंपनी से, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जितने टाइम के लिए भी आप बॉन्ड परचेज करोगे, 2 साल 3 साल 1 साल, वो आपकी मैच्योरिटी होती है। फेस फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने बॉन्ड को कितने रुपए का इन्वेस्टर्स को देगी, 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का। Noted, sir. ओके, तो मैच्योरिटी हो गई, फेस वैल्यू हो गई। उसके बाद जैसे शेयर्स की बात करें तो मार्केट वैल्यू होती है, बॉन्ड अगर होता है तो उसमें रिडेम्पशन प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू नहीं होती है, वो शेयर्स में बताऊंगा आपको। रिडेम्पशन प्राइस, बेसिकली दिस इज द अमाउंट, रिडेम्पशन प्राइस भी एक अमाउंट होता है, द बॉन्ड अमाउंट, द बॉन्ड इश्यूअर कौन हुआ बताओ, इन्वेस्टर हुआ या कंपनी हुई? Company. कंपनी। कंपनी। तो बॉन्ड इश्यूअर की स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक मिनट। तो जिसने बॉन्ड इशू किया है, ये वो अमाउंट है, जिसने भी बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड इश्यूअर पेज एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी हो जाएगी, मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो जाएगा, तो जितना भी पैसा बॉन्ड इश्यूअर देगा वो आपका रिडेम्पशन प्राइस होता है। लिख लिया? यस सर। यस सर। Yes. ओके। अब देखो यहाँ पे ना 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ सिंबल्स लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग शो करेंगे आई से, जैसे हम अभी पर्सपेक्टिव में कर रहे थे या उसमें कर रहे थे सिंकिंग फंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, जो नंबर ऑफ, जो मैंने फ्लो लिखवाया था, नंबर ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, जैसे अभी आपका परपेचुटी या सिंकिंग फंड में था, बिल्कुल वैसे ही उसको हम एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन। आपका जो इंटरेस्ट आएगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट, इसको आप डिविडेंड भी कह सकते हो।
शेयर्स की भाषा में इसको डिविडेंड कहते हैं, यहाँ पे आप पीरियोडिक इंटरेस्ट कहते हो। जो डिविडेंड आएगा ये आपका हर महीने का आर, तो ये आर कहीं भी यूज करते हैं तो इंस्टॉलमेंट को शो करता है। ठीक है, जो आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट एज ए इंस्टॉलमेंट की तरह से आपको मिलेगा वो आपका आर है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड या परचेज प्राइस और बॉन्ड भी कह सकते हो, ये आपका वी से डिनोट होगा, वी फॉर वैल्यू। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होते हैं, हमने ये आई वही रखा है जो सिंकिंग फंड और परपेचुटी में था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी वही रखा है हमने, रेट ऑफ जो हमारी इंस्टॉलमेंट मिलेगी हमको इंटरेस्ट पीरियोडिक इंटरेस्ट की वो आर हमने रखी है, बस वैल्यू ऑफ बॉन्ड को वी लिखना है। नोटेड सर। ओके, अब आप इसकी बॉन्ड वैल्यू की फॉर्मूला लिख लो आप। बॉन्ड वैल्यू बेसिकली क्या होगी, आपकी फर्स्ट पीरियोडिक पेमेंट जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, फिर सेकंड पीरियोडिक पेमेंट जो आई उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी फर्स्ट पीरियोडिक पेमेंट आई वो, प्लस फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पीरियोडिक पेमेंट, फिर प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंड प्लस जो भी nth टर्म तक गई होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वो सारी पीरियोडिक पेमेंट प्लस करके, प्लस प्लस मैच्योरिटी अमाउंट, जितना अमाउंट की मैच्योरिटी है वो, जब हम इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं तो वो हमारे बॉन्ड की वैल्यू होती है। मतलब हमको मालूम है कि हम अपने, सपोज करो आपने कंपनी से बॉन्ड ले लिया, आपको मालूम है मेरी पहली पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट इतनी आएगी, दूसरी मेरी इतनी आएगी, तीसरी मेरी इतनी आएगी, फिर मेरा मैच्योरिटी अमाउंट इतना आएगा 20 आने के बाद। तो आपको, आपने बॉन्ड किसी को आगे सेल करना है तो आप उससे बॉन्ड वैल्यू पूछोगे आप कितनी दोगे, तो आप इस बॉन्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें प्लस करके निकालोगे। मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलने वाला है आपको, हर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट की या पेमेंट की आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है आज के हिसाब से, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, इन सबको ऐड करके जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बॉन्ड वैल्यू होती है। अब आप ये लिख लो, बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब इसको हम जब ड्राइव करते हैं तो ये जीपी से ड्राइव होता है, जीपी के एन टर्म से, तो बॉन्ड वैल्यू होती है इसकी इंस्टॉलमेंट आर, ये आपका देखा जाए तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑर्डिनरी एन्युटी की, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम ये 11th क्लास में थी, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू एंड प्लस सी, सी यहाँ पर है आपकी मैच्योरिटी अमाउंट, सी अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन, सी यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट है। आप लिख लो, मैं यूज करना सिखाऊंगा इसको बाद में। सर लिख लिया। ओके, तो आप ना बस अभी इतना नोट कर लो, बॉन्ड वैल्यू में दो तीन चीजें और बताऊंगा, फिर कुछ आपको अभी उसमें से क्वेश्चन कराऊंगा जेके टकराल बुक में से, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये वाला, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑर्डिनरी एन्युटी की। जैसे हमारा जो सिंकिंग फंड था ना, सिंकिंग फंड का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है आर 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये होता है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का टोटल अमाउंट। और इसी तरह से ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू यही होती है जो यहाँ लिखी हुई है, 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन अपॉन आई। तो आपने बॉन्ड वैल्यू के लिए क्या किया, सारी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर ली, जितनी इंस्टॉलमेंट आएंगी उनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, और प्लस जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो कितना होगा, ये सारा प्लस करके आपकी बन जाती है बॉन्ड वैल्यू। करंट डेट की बॉन्ड वैल्यू क्या है करंट पीरियड में, नोटेड। यस सर। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद करना, बस जो जो आते जा रहे हैं। जैसे ये सिंकिंग फंड का आया था पहले, फिर आपका परपेचुटी का केस आ गया, परपेचुटी में दो है आर बाई आई,
और एक आर कॉमन लेके 1+1/i, दोनों केस याद रखने। और अब ये बाउंड वैल्यू का क्या फॉर्म था। क्वेश्चन जब करोगे तो बड़ा ही आसान लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यू पूरा खत्म करेंगे भाई, एक क्लास लग जाएगी पूरी इसमें। उसके बाद आपका फिर ईएमआई, उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एक दिन के चैप्टर्स हैं ये, एक दिन टॉपिक खत्म होते जाते हैं ये। ओके जी, ओके सर। चलिए फिर आज आप रिलैक्स करिए, फिर परसों कंटिन्यू करेंगे।